अब तक हम नील की घे घाटी, टॉलमी और अलेक्जेंड्रिया के बारे में जानते हैं। यह अध्याय क्लियोपेट्रा के पिता के बारे में बताता है। आने वाले अध्याय एंटनी और क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा और कैसर, अलेक्जेंड्रियन युद्ध और क्लियोपेट्रा के अंत का वर्णन करते हैं। अब हम क्लियोपेट्रा के पिता चरित्र के बारे में सूचीबद्ध कर रहे हैं। जब वह समय निकट आ रहा था जिसमें क्लियोपेट्रा मंच पर प्रकट हुई। रोम शायद एकमात्र ऐसा शहर था जिसे का प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता था। अलेक्जेंड्रिया मानव जाति के आकलन में, रुचि और आकर्षण के संबंध में, पूंजी के रूप में, एक मामले में रोम मिस्रियों से बहुत अधिक श्रेष्ठ था। महानगर और वह सैन्य शक्ति के परिमाण और सीमा में था जिसे वह प्रियवी की जातियों के बीच में रखताया। सिकंदरिया ने मिस्र पर शासन किया और कुछ पड़ोसी तटों और द्वीपों पर, लेकिन के दौरान 3 शताब्दियों के दौरान वह अपनी महानता और प्रसिद्धि प्राप्त कर रही थी। रोमन साम्राज्य ने लगभग पूरी सभ्य दुनिया में अपना विस्तार कर लिया था। मिस्र अब तक सीधे पहुंचने के लिए बहुत दूर था, लेकिन मिस्र के मामले खुद रोमन शक्ति के संचालन के साथ लंबाई में शामिल हो गए। क्लियोपेट्रा के जन्म का समय बहुत ही आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब तरीके से और के रूप में लेन देन के परिणाम पूरे पाठ्यक्रम को बदलने के साधन थे। रानी के बाद के इतिहास इसका वर्णन एक उचित के लिए आवश्यक है। उन परिस्थितियों की समझ जिसके तहत उसने अपना करियर शुरू किया। वास्तव में यह मिस्र की सीमा तक रोमन साम्राज्य का विस्तार था और प्रमुख रोमन जनरलों और के बीच संबंध उत्पन्न हुए। मिस्र की महारानी, जिन्होंने इस खास रानी की कहानी को इतना बयां कर दिया है, अधिक विशिष्ट मानव जाति के हित और ध्यान की वस्तु के रूप में की तुलना में 10 क्लियोपेट्राओं में से कोई एक जो एक ही शाही वंश में क्रमिक रूप से बढ़ी। क्लियोपेट्रा के पिता टॉलेमी एउलेट्स शायद व्यक्तिगत चरित्र में सबसे अधिक थे। राजवंश में सभी शासकों का अपदस्थ, अपमानित और भ्रष्ट। वह खर्च करता है अपना पूरा समय वाइस और एबेचरी में। एकमात्र ईमानदार उपलब्धि है कि वह ऐसा प्रतीत होता था कि बांसुरी बजाने में उनका कौशल था, इसमें से वह बहुत था। व्यर्थ। उन्होंने संगीत प्रतियोगिताओं की स्थापना की जिसमें संगीत के कलाकार अलेक्जेंड्रिया पुरस्कार और मुकुट के लिए खेला और वह खुद इसका आदी था। एक प्रतियोगी के रूप में बाकी के साथ सूचियों में प्रवेश करें। अलेक्जेंड्रिया के लोग और सामान्य तौर पर दुनिया इस तरह के कार्यों को पूरी तरह से अयोग्य मानती है। इतने शानदार शासकों की एक पंक्ति के प्रतिनिधि का ध्यान और राजा के दोषों और अपराधों के लिए उन्हें जो घृणा महसूस हुई वह उनके साथ घुल मिल गई थी। उसकी महत्वाकांक्षा की क्षुद्रता के लिए अवमानना /U200B/U200B की भावना। ताज पर उनके शीर्षक के संबंध में उनके जन्म के लिए पर संदेह था। माता का पक्ष अनियमित और नीच था। इसके बजाय प्रयास करने के लिए पुष्टि और एक जोरदार और समृद्ध द्वारा सत्ता के अपने कब्जे को सुरक्षित करें। सरकार के प्रशासन, उन्होंने पूरी तरह से संबंध में सभी चिंताओं को छोड़ दिया। सार्वजनिक मामलों का कोर्स और फिर होने के खतरे से बचाव के लिए अपदस्थ, उसने रोम में खुद को एक के रूप में मान्यता प्राप्त करने की योजना की कल्पना की। रोमन लोगों के सहयोगी। यदि यह एक बार किया गया था तो उन्होंने माना कि रोमन सरकार उसे अपने सिंहासन पर बनाए रखने के लिए एक दायित्व के तहत महसूस करेगी। किसी भी खतरे की स्थिति में रोमन सरकार एक प्रकार का गणतंत्र था और 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इस समय राज्य में पोम्पी और सीजर थे। सीजर आरोही में था।
रोम में उस समय टॉलेमी ने गठबंधन के लिए अपना आवेदन दिया था। पोम्पी एशिया माइनर में अनुपस्थित था, मिथ्राडेट्स के साथ युद्ध के मुकदमे में लगा हुआ था। एक बहुत शक्तिशाली सम्राट जो उस समय रोमन शक्ति का विरोध कर रहा था। सीजर बहुत गहराई से कर्ज में डूबा हुआ था और इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरत में था। पैसे की न केवल मौजूदा शर्मिंदगी से राहत के लिए बल्कि एक साधन के रूप में। बाद के व्यय उसे कुछ महान राजनीतिक हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए योजनाएं जो वह मनोरंजक था। कई बातचीत और देरी के बाद यह था सहमत हुए कि सीजर के बीच गठबंधन को सुरक्षित करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा। रोमन लोग और टॉलेमी इस शर्त पर कि टॉलेमी ने उन्हें 6 की राशि का भुगतान किया, 1000 टैलेंट लगभग $6 मिलियन के बराबर पैसे का एक हिस्सा सीजर ने कहा पोम्पियो के लिए था। सहयोगी की उपाधि प्रदान की गई और टॉलेमी ने धन जुटाने का बीड़ा उठाया। उसने अपने राज्य के करों को बढ़ाकर वादा किया था। उपाय तथापि जिसे उन्होंने इस प्रकार अपने आप को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अपनाया। सिंहासन पर कब्जा उसे उखाड़ फेंकने का साधन साबित हुआ। उनके लोगों का असंतोष और असंतोष जो मजबूत और सार्वभौमिक था, पहले हालांकि दबाया और छुपाया गया, अब खुली हिंसा में फूट पड़ा कि उन पर उनके सब भारों के अतिरिक्त ये भी रखे जाएं। नए अत्याचार उनसे भी भारी जो उन्होंने पहले सहे थे और ठीक किए थे, ऐसे उद्देश्य के लिए भी सहन नहीं किया जाना था। उनके दर्शन करने को विवश हो जाते हैं। रोमन लोगों को किसी भी शर्त पर बेचा गया देश सहन करना काफी कठिन था, लेकिन खुद को उठाने और हस्तांतरण की कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना बिल्कुल था असहनीय। अलेक्जेंड्रिया ने विद्रोह शुरू कर दिया। टॉलेमी अभिनय करने वाले व्यक्ति नहीं थे। निश्चित रूप से इस तरह के प्रदर्शन के खिलाफ या वास्तव में या तो शांति दिखाने के लिए या किसी भी आपात स्थिति में साहस जो भी हो, उनका पहला विचार इससे बचना था। अलेक्जेंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए, उनका दूसरा रोम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ मार्ग बनाने के लिए, रोमन लोगों से अपने सहयोगी की सहायता के लिए आने का आह्वान करें। टॉलेमी ने अपनी उड़ान में अपने पीछे 5 बच्चों को छोड़ दिया। सबसे बड़ी राजकुमारी थी बेरेनिस जो पहले ही परिपक्वता तक पहुंच चुके थे। दूसरा महान था क्लियोपेट्रा, इस इतिहास का विषय। क्लियोपेट्रा इस समय लगभग 11 वर्ष की थी। वर्षों पुराना। 2 बेटे भी थे, लेकिन वे बहुत छोटे थे। उनमें से एक था टॉलेमी नाम दिया। अलेक्जेंड्रियंस ने बेरनिस को उसके पिता के सिंहासन पर बिठाने का दृढ़ निश्चय किया। जगह जैसे ही उसकी उड़ान का पता चला, उन्होंने सोचा कि बेटे भी थे। ऐसी आपात स्थिति में शासन करने का प्रयास करने के लिए युवा, क्योंकि यह बहुत संभव था। ऑलिट्स पिता अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बेरनिस बहुत आसानी से उस सम्मान और शक्ति को स्वीकार किया जो उसे दी गई थी। उसने खुद को स्थापित किया अपने पिता के महल में और महान भव्यता और वैभव में उसका शासन शुरू हुआ। में समय की प्रक्रिया में उसने सोचा कि उसकी स्थिति एक से मजबूत होगी। किसी पड़ोसी राज्य के शाही राजकुमार से विवाह उसने पहले भेजा। राजदूत सीरिया के राजकुमार एंटियोकस को प्रस्ताव देने के लिए। राजदूत वापस आए यह संदेश लाते हुए कि एंटियोकस मर गया था, लेकिन वह मर गया था। सेल्यूकस नाम का एक भाई जिस पर उत्तराधिकार गिर गया।
बेरेनिस ने फिर भेजा, उन्हें वापस वही प्रस्ताव देने के लिए। उन्होंने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। आया मिस्र और वह और बेरेनिस विवाहित थे। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद बेरेनिस पाया कि किसी न किसी कारण से वह उसे एक पति के रूप में पसंद नहीं करती थी और तदनुसार उसने उसका गला घोंट दिया। अंत में विभिन्न अन्य साजिशों और बहुत गुप्त प्रबंधन के बाद बेरेनिस दूसरी वार्ता में सफल हुए और एक राजकुमार या एक ढोंग राजकुमार से विवाह किया, एशिया माइनर के किसी देश से जिसका नाम अर्खिलाउस था। वह बेहतर थी, पहले की अपेक्षा इस दूसरे पति से अधिक प्रसन्न हुई और वह कहने लगी, अंत में अपने सिंहासन पर कुछ हद तक व्यवस्थित और स्थापित महसूस करने के लिए और होने के लिए तैयार, जैसा कि उसने सोचा था, उसके पिता के मामले में प्रभावी प्रतिरोध की पेशकश करने के लिए कभी भी वापसी का प्रयास करना चाहिए। यह दृश्यों के बीच में था और जो प्रभाव हो सकता था उससे घिरा हुआ था। ऐसे पिता और ऐसी बहन के परिवारों में प्रबल होने की उम्मीद की जानी चाहिए। क्लियोपेट्रा ने जीवन के वे वर्ष बिताए जिनमें चरित्र बनता है। सबके दौरान इन क्रांतियों और व्यभिचारी दुष्टता के इन सभी प्रदर्शनों से अवगत कराया गया और अप्राकृतिक क्रूरता और अपराध के कारण वह शाही महलों में पली-बढ़ी थी। उत्साही और सुंदर लेकिन लिप्त और उपेक्षित बच्चा। इस बीच ऑलेटस पिता रोम की ओर चले गए, जहां तक उसका चरित्र और उसकी कहानी आसपास के देशों के बीच जानी जाती थी वह था अपमानजनक के अपने पिछले करियर के कारण दोनों सार्वभौमिक तिरस्कार की वस्तु। वाइस और अब और भी कठिनाइयों से इस अज्ञानी उड़ान के लिए जिसमें उसका दोषों और अपराधों ने उसे शामिल किया था। वह रास्ते में रोड्स द्वीप पर रुक गया। ऐसा हुआ कि काटो महान रोमन दार्शनिक और जनरल इस समय रोड्स में थे। केटो एक आदमी था, सार्वजनिक मामलों में उस समय कठोर, अटूट गुण और महान प्रभा। टॉलेमी ने काटो को अपने आगमन की सूचना देने के लिए एक संदेशवाहक भेजा। मान लीजिए, निश्चित रूप से तथ्य की सुनवाई पर रोमन जनरल अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए जल्दबाजी करेंगे। इतने महान व्यक्ति के रूप में वह मिस्र का राजा एक टॉलेमी हालांकि पीड़ित भाग्य के एक अस्थायी उलट के तहत कैटो ने दूत को जवाब देने का निर्देश दिया कि जहां तक वह जानते थे उनका टॉलेमी के साथ कोई विशेष व्यवसाय नहीं था। कहो। हालांकि राजा के लिए उन्होंने कहा कि अगर उनका मेरे साथ कोई व्यवसाय है तो वह कर सकते हैं। बुलाओ और मुझसे मिलो अगर वह चाहे। टॉलेमी को अपनी नाराजगी को दबाने और जमा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने यह बहुत सोचा। उनकी योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि उन्हें काटो को देखना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। संभव है उनकी रुचि और सहयोग, और उन्होंने फलस्वरूप तैयारी की। भुगतान करने के लिए प्राप्त करने के बजाय यात्रा सबसे महान शाही में जाने का इरादा। बताएं कि वह आज्ञा दे सकता है। वह तदनुसार काटो के आवास पर दिखाई दिया। अगले दिन शानदार कपड़े पहने और कई परिचारकों के साथ केटो, जो सबसे सादे और सबसे सरल तरीके से तैयार किया गया था और जिसका अपार्टमेंट को उसकी गंभीरता के अनुरूप शैली में सुसज्जित किया गया था। राजा के कमरे में प्रवेश करने पर चरित्र भी नहीं उठा। उसने बस इशारा किया अपने हाथ से और आगंतुक को बैठने के लिए कहा। कैटो को प्राप्त करने की दृष्टि से टॉलेमी ने अपने मामले का बयान देना शुरू किया।
रोमन लोगों को अपनी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावित करना। केटो हालांकि अपने आगंतुक के कारण का समर्थन करने के लिए किसी भी स्वभाव को प्रदर्शित करने से दूर में अपनी उचित स्थिति को त्यागने के लिए स्पष्ट शब्दों में उसकी निंदा की। अपने स्वयं के राज्य के लिए जाने के लिए और खुद को पीड़ित और लालची के लिए एक शिकार बनाने के लिए रोमन नेताओं की लोग, आप रोम में कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कहा, लेकिन द्वारा रिश्वत का प्रभाव और मिस्र के सारे संसाधन उसके लिए पर्याप्त न होंगे। पैसे के लिए रोमन लालच को पूरा करें, उन्होंने उसकी सिफारिश करके निष्कर्ष निकाला। अलेक्जेंड्रिया वापस जाने के लिए और से विलोपन की अपनी आशाओं पर भरोसा करने के लिए कठिनाइयां जो उसे अपनी ऊर्जा के प्रयोग पर घेरती हैं और वहां संकल्प। इस फटकार पर टॉलेमी बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसके परामर्श पर परिचारकों और अनुयायियों अब लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, यह तय किया गया था। पूरा पार्टी तदनुसार अपनी गलियों में सवार हो गई और अपना रास्ता अपना लिया। रोम